Juul markets itself as an alternative to traditional cigarettes, and the e-cigarette giant says its mission is to improve the lives of the world's 1 billion adult smokers. It's not only former smokers that you're converting. There's been a huge surge of high schoolers using e-cigarettes or vaping. Well, the FDA calls it an epidemic. Children's Hospital in Wisconsin is sounding an alarm about serious health problems linked to vaping. You're nothing but a marketer of a poison, and your target has been young people. You initially think you're saving the world, and then all of a sudden, like, people are saying, no, you're the devil. दो 2018 में जूल एक 43 अरब डॉलर की कंपनी थी, जिसका बड़ा मकसद था दुनिया के 1 अरब सिगरेट पीने वालों को एक बेहतर और सेहतमंद विकल्प देना। लेकिन बस 5 साल बाद जूल की वैल्यू 95% गिर गई थी अपने पीक के मुकाबले, और उसके मिशन स्टेटमेंट में एक और वाक्य जुड़ गया था, जिससे उनके उत्पादों के नाबालिगों द्वारा इस्तेमाल को रोकने की बात की गई। क्योंकि जूल की अच्छी मंशा के बावजूद उन्होंने लाखों नाबालिग बच्चों को नशेड़ी बना दिया और एक बिल्कुल नया हालात पैदा कर दिया। धूम्रपान करने वाली पीढ़ी की ये कहानी है 2 युवा उद्यमियों की, जो बड़े तंबाकू उद्योग को नष्ट करने निकले थे, लेकिन आखिरकार खुद बड़े तंबाकू बन गए। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जूल की चढ़ाई और गिरावट एक मजेदार सफर होने वाली है। दो 2004 में 2 प्रोडक्ट डिजाइन के छात्रों एडलम बाउएन और जेम्स मोन की मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई। स्टैनफोर्ड ने कैंपस में धूम्रपान पर दशक भर पहले प्रतिबंध लगा दिया था, तो देर रात डिजाइन स्टूडियो में एडलम और जेम्स धूम्रपान के ब्रेक के लिए चोरी छिपे बाहर निकल जाते थे, और क्योंकि वे दोनों डिजाइन के प्रति दीवाने, उन्होंने अपनी सिगरेटों को देखा और सोचा कि क्या किसी तरह उन्हें तकनीक से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें धूम्रपान से जुड़े रस्मों की कमी महसूस होती थी। तो एडम और जेम्स ने मिलकर एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करने का फैसला किया जो धूम्रपान के आरामदायक और मजेदार पहलुओं को बरकरार रखे, लेकिन सबसे हानिकारक पहलुओं को हटाए। ईमेल, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट रिसर्च और वैज्ञानिक अध्यायों से पता चला कि बड़े तंबाकू कंपनियों ने 1950 के दशक की शुरुआत से ही एक सुरक्षित सिगरेट के आइडिया पर चुपचाप काम करना शुरू कर दिया था। बड़े तंबाकू के लिए यह बेहतर नहीं था कि उनका प्रोडक्ट उनके ग्राहकों को मारता है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी सिगरेट बनाने की कोशिश की जो उतनी ही नशेड़ी हो, लेकिन कैंसर न हो। उन्होंने पाया कि अगर सिगरेट के भीतर तंबाकू को गर्म करके वाष्प में बदल दिया जाए, तो धुएं में बनने वाले केमिकल्स जलाने की बजाय कम जहरीले होते हैं। एक सुरक्षित सिगरेट लाने का मतलब था कि उन्हें यह मानना पड़ेगा कि सभी सामान्य सिगरेट असुरक्षित हैं। इसलिए उन्होंने दशकों तक इस तकनीक के साथ कोई भी उत्पाद जारी नहीं किया। लेकिन दुनिया में 1 बिलियन सिगरेट पीने वाले थे, इसलिए आदम और जेम्स ने सोचा कि यह सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका नहीं है, लेकिन यह एक तरीका था जिंदगियां बचाने का। ग्रेजुएट होने के बाद एडम और जेम्स ने अपनी कंपनी शुरू की, जिसे उन्होंने शुरू में प्लूम नाम दिया। कंपनी का मिशन था 1 अरब जिंदगियां बचाना, और उन्हें सच में विश्वास था कि वो अच्छे लोग हैं। 2007 के मध्य तक प्लूम ने निवेशकों से $4 लाख का फंडिंग हासिल कर लिया था, जो कि कर्मचारियों को नियुक्त करने और एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए काफी था। लेकिन शुरुआत से ही उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऑफिस के अंदर सब कुछ धड़ाम से गिर गया, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि एडम और जेम्स की सुरक्षित सिगरेट के आइडिया को प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, क्योंकि मार्केट में पहले से ही ऐसे ही प्रोडक्ट आ रहे थे। पहला ई सिगरेट जिसे असली ध्यान मिला, उसे एंजॉय कहा जाता था, और जल्दी ही वो वेपिंग इंडस्ट्री उड़ान भरने लगी। लेकिन एडम और जेम्स प्रतियोगिता से ज्यादा परेशान नहीं थे। जबकि एडम और जेम्स डिजाइन के शौकीन थे,
2009 में साझा करने के लिए तैयार। ये एक काफी सुंदर दिखने वाला प्रोडक्ट था। अफसोस, असल में उसमें बहुत सारी समस्याएं थीं। कभी कभी ये लोगों को झटका लगाता या जला देता था, और इससे इस्तेमाल करने के लिए आपको मैन्युअल तरीके से एक कार्ट्रिज में बुटेन भरना पड़ता था, जो कि दरअसल लाइटर फ्लूइड होता है, इसलिए यह बहुत ज्वलनशील था। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोग अक्सर 2 प्लूम को जुड़वाकर इस्तेमाल करते थे ताकि उन्हें ज्यादा निकोटीन मिले, जो स्पष्ट संकेत था कि उत्पाद अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। तो बेसिकली धूम्रपान करने वालों को यह धुआं मजेदार लगा, लेकिन ये दुनिया को बदलने वाला नहीं था। एडम और जेम्स के लिए इसे नाकाम होना बहुत ही निराशाजनक था। उन्होंने इसके लिए सालों मेहनत की थी, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली, और अब कंपनी संकट में थी और इससे एक नए प्रोडक्ट की तरफ जाना होगा जिसे वे जूल कहेंगे। सफल होने के लिए जूल को दोनों बड़े पहलुओं डिजाइन और इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए जेम्स ने डिजाइन के मामले में जुवेल को एक टेक प्रोडक्ट बनाने पर ध्यान दिया। इसे सूक्ष्म, न्यूनतम और सहज रूप से इस्तेमाल करने में आसान होना था। इसके लिए उसने जूल का आधुनिक डिजाइन किया, जो सिर्फ 2 हिस्सों, एक बॉडी और एक पॉड में था। आकार ऐसा था कि हर कोई तुरंत समझ गया कि इन्हें कैसे जोड़ना है। सिगरेट पीने वालों को संतुष्ट करने के लिए यह काफी मजबूत था, लेकिन उस समय यह संभव नहीं था। जो शुद्ध निकोटीन व्याप लिक्विड में डाला गया था, वो स्वाभाविक रूप से कड़वा होता है। इसलिए अगर एचएडम ने सिगरेट के निकोटीन की मात्रा के साथ मेल खाया, तो उसका स्वाद बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। लेकिन फिर एचएडम को तंबाकू उद्योग के रिसर्च के बारे में पता चला, जो निटिन सॉल्ट्स के बारे में था, जिनसे निकोटीन का जलन कम होती है और ये गले में कम असर करते हैं। एक सिगरेट से भी स्मूथ और किसी अच्छी चीज जैसे आम या क्रीम से भरा हुआ स्वाद। प्रोडक्ट पर सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ खास किया है। असल में उन्होंने धूम्रपान का फिर से आविष्कार किया है। देखो, जूल से पहले सिगरेट सभी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा आकर्षण थी। न केवल ये बनाने में आसान और सस्ते होते हैं, बल्कि इसके अंदर का निकोटीन हीरोइन की तरह नशे का भी काम करता था। इससे आमतौर पर आपको एक ग्राहक जीवन भर मिल जाता था। लेकिन सिगरेट का सबसे बड़ा दोष था इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव। जैसे जैसे ग्राहकों पर इसका असर पड़ रहा था, लोग आमतौर पर मानते थे कि जूल में तंबाकू नहीं होता, इसलिए ये सिगरेट्स का एक सुरक्षित विकल्प था। के छोड़ें और सिगरेट्स जलकर खत्म हो जाती थी, जबकि जूल को निकाला जा सकता था और फिर रखा जा सकता था। तुरंत मतलब ये था कि लोग चाहें तो पूरे दिन कहीं भी स्मोक कर सकते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जूल बहुत कूल था। इसमें कई फ्लेवर थे और वो ऐसा दिखता था जैसे एप्पल ने बनाया हो। असल में लोगों ने बाद में इसे ई सिगरेट का आईफोन भी कहा। तो स्वाभाविक रूप से एडम और जेम्स इस जूल को लेकर बहुत उत्साहित थे। यही तो था, इसी से वो 1 बिलियन जिंदगियां बचाने वाले थे। अब बस उन्हें अपने लॉन्च कैंपेन की तैयारी करनी थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक मौका था। अब एफडीए के पास तंबाकू उत्पादों के लिए कड़े नियम थे, लेकिन जूल में कोई तंबाकू नहीं था। इसीलिए जहां पारंपरिक सिगरेट के विज्ञापनों पर बहुत सख्ती थी, वहीं जूल को बिना किसी असली रोक टोक के विज्ञापन करने की आजादी थी। तो अपने लॉन्च कैंपेन की शुरुआत करने के लिए एडम और जेम्स ने रिचर्ड मम्बी को हायर किया, जो लाइफस्टाइल विज्ञापन में माहिर थे, और यहीं से चीजें बुरी तरह से बिगड़ने लगीं। गलती ये थी कि एडम और जेम्स ने लोगों को सिगरेट छोड़ने में मदद करने के लिए जूल बनाया। लेकिन जूल की नई मार्केटिंग टीम ने सोचा कि प्रोडक्ट का प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका इसे कूल दिखाना है। इसका नतीजा एक बड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन बना, जिसका नाम था #वेपोराइज्ड। जूल की मार्केटिंग बिल्कुल उसी तरह थी जैसे तंबाकू कंपनियों ने कई साल पहले नए पीढ़ियों को अपने उत्पाद के लिए लुभाने के लिए किया था।
युवाओं का डांस करना और मस्ती करना। लेकिन टबैको कंपनियां अब टीवी या होर्डिंग्स पर विज्ञापन नहीं दे पाती, एक नए नियमन के चलते, जबकि ज्वेल ऐसा कर सकती थी। नियामक अब भी इस प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए तैयार नहीं थे। ज्वेल ने इन्फ्लुएंसर पार्टियां आयोजित की जहां हजारों जेट्स बांटे गए। ये तो एक क्लासिक डीलर की चाल है, पहली बार मुफ्त में देकर सबको आदत डालना। और सच में ज्वेल ने कई फेमस इन्फ्लुएंसर्स को मुफ्त सैंपल दिए जो इसे प्रमोट कर सके। विज्ञापन सिगरेट छोड़ने वाले, धूम्रपान करने वालों पर नहीं, बल्कि खुद को कूल दिखाना चाहने वाले युवाओं पर केंद्रित थे। यहां तक कि यह भी रिपोर्ट किया गया कि ज्वेल ने निकेलोडियन और कार्टून नेटवर्क पर विज्ञापन चलाए, जो सच में बच्चों की वेबसाइट है, और उन्होंने बिना किसी आयु सत्यापन के अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचे। ट्रेजेडी यह थी कि JW का प्रोडक्ट सच में धूम्रपान करने वालों को सिगरेट छोड़ने में मदद कर सकता था, लेकिन मार्केटिंग ने बदले में लाखों किशोरों तक पहुंच बनाई। लेकिन जब 2016 में झील लॉन्च हुआ तो FDA ने कुछ ऐसी खबर दी जो सब कुछ बदल गई। चूंकि उन्हें ई सिगरेट उत्पादों पर नियमों की कमी के लिए कुछ करना था, इसलिए FDA ने ऐलान किया कि अब से किसी भी नए उत्पाद को मार्केट में आने से पहले कई तरह की कड़ी जांचों से गुजरना होगा। जो पहले से मार्केट में थे वे 2 साल तक बेच सकते थे। FDA के चेक इतने समय लेने वाले थे कि इससे एडल और जेम्स मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में कुछ बड़े मुद्दे थे। जब लोग पफ लेते थे तो जूल की कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण भीतर की लिक्विड अक्सर बाहर स्प्रे हो जाती थी, जो काफी दर्दनाक और खतरनाक थी। अगर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ठीक नहीं किया तो यह कभी भी चलने वाला नहीं था। लेकिन FDA के नए नियमों के चलते जूल अपने प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं कर पा रहा था। इन लंबे FDA चेक्स से गुजरते हुए ज्वेल ने बिना FDA को बताए पॉड्स को फिर से बनाने का फैसला किया। वे एक राज छुपा रहे थे, लेकिन जब 2016 की शुरुआत में उन्होंने प्रोडक्ट को बेहतर बना लिया तो जूल अभी भी पैसे ढेर कर रहा था। इसलिए बोर्ड ने जेम्स को CEO के पद से हटाने का फैसला किया। फिर ये तो आसमान छूने लगी। पता चला कि वेपोराइज मार्केटिंग कैंपेन बेहद प्रभावी रहा था, लेकिन यह ज्यादातर आधारित था मौखिक प्रचार पर। जूल को पूरे देश में फैलने में थोड़ा समय लगा, और जैसे ही जूल ने 2017 की शुरुआत तक अपने प्रोडक्ट को गुप्त रूप से बेहतर बनाया, सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स जूल का इस्तेमाल करने लगे। फिर जूल ने सैकड़ों नए कर्मचारियों को भर्ती करना शुरू किया। जूल इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि साल के अंत तक यह 10 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचने वाली सबसे फास्ट कंपनी बन गई, 4 गुना तेजी से। फेसबुक पे जैसे जैसे महीने गुजरने लगे, ज्वेल को असली वजह समझ में आने लगी कि ज्यादा बिक्री का कारण क्या है। ज्यादातर नए झील यूजर्स असल में गैर धूम्रपान करने वाले थे, जो अब निकोटीन के आदी हो गए थे, और उनमें से कई तो किशोर थे। फिर चिंताजनक पोस्ट्स आने लगी। Started having the cravings more often. I am definitely so addicted to vaping. And it wasn't this feeling of, oh, I really want nicotine. We need it. 2017 से पहले निकोटीन प्रोडक्ट्स तो किशोरों में आम नहीं थे। सिगरेट को तो ज्यादातर लोग नकारात्मक तरीके से देखते थे। यहाँ का मतलब ये है कि नई पीढ़ियां इनका इस्तेमाल नहीं कर रही थीं। उनके कई अलग अलग फ्लेवर ने बहुत से नौजवानों के लिए धूम्रपान की एक अनिवार्य शुरुआत कर दी। कुछ बच्चों को लगा कि वे सिर्फ पानी की भाप ले रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि एक जूल पॉड में उतनी निकोटीन होती थी जितनी 20 सिगरेट में। मतलब ये और भी ज्यादा एडिक्टिव था। इसके अलावा क्योंकि ई सिगरेट पर उतनी पाबंदियां नहीं थीं, आप बार और क्लबों में लोगों को वेपिंग करते हुए देख सकते थे। वो लोग जो शायद पहले सिगरेट पीते थे। कभी कभी सिगरेट पीने वाले अब घर पर लगातार धूम्रपान कर सकते थे क्योंकि इसकी गंध नहीं होती थी। बच्चे कक्षा में अपने डेस्क के नीचे इसे इस्तेमाल करते थे और इसे अपने कंप्यूटर से खुलकर चार्ज करते थे, क्योंकि ये बस एक USB ड्राइव की तरह दिखता था। सिगरेट के मुकाबले, जिसमें आप धूम्रपान करते करते अंत तक पहुंचते हैं और फिर रोक देते हैं, जूल में रोकने का इशारा सिर्फ तब होता है जब पैक खत्म हो जाता है, जो निकोटीन के एक पूरे स्तर के बराबर होता है। I became so addicted to vaping that it
really took over my everything. I was even a gymnast, and I remember not having enough energy to do the things I needed to do. The proportion of high school teenagers using e-cigarettes has reached nothing short of an epidemic level. रिसर्च में ये देखा गया है कि निकोटीन बढ़ते हुए दिमाग के लिए खतरनाक है। ये डिप्रेशन और एंजाइटी से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने छोड़ने की कोशिश की और तब उन्हें पता चला कि अगर वो धूम्रपान नहीं करते हैं तो अच्छा महसूस नहीं करते। इसके जवाब में जोएल ने तंबाकू कंपनियों की पुरानी चाल चली। उन्होंने स्कूलों में जाकर बच्चों को वेटिंग के बारे में चेतावनी दी, लेकिन असल में ये भेड़ की खाल में एक भेड़िया था, क्योंकि अगर आप बच्चों को बताते हैं कि उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए तो ये आइडिया उनके मन में आ जाता है कि उन्हें वो करना चाहिए और वो बगावत कर सकते हैं। जब जोएल ने देखा कि ये एक किस्म का किशोरों का एपिडेमिक बन रहा है तो उन्होंने अपनी विज्ञापन रणनीति को पूरी तरह बदल दिया ताकि ये नाबालिगों को आकर्षित ना करे। और इसलिए जोएल एक बुरी स्थिति में था। जब से एफडीए ने ई सिगरेट को रेगुलेट करने की पहली कोशिश की थी, तब से जोएल को एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ा जहां उन्हें साबित करना था कि उनका प्रोडक्ट अमेरिका के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। उस समय लाखों बच्चे जोएल के एडिक्ट हो रहे थे। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि हाई स्कूलों में वेप का इस्तेमाल 80% बढ़ गया है और मिडिल स्कूलों में लगभग 60% का इजाफा हुआ है। 3 मिलियन से ज्यादा हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने इसे अपनाया था और जूल सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड था, इसलिए एफडीए को कार्रवाई करनी पड़ी। इसी दौरान जूल ने अल्ट्रिया का ध्यान भी खींचा, जो अमेरिका की सबसे बड़ी सिगरेट निर्माता है। 2018 की पहली तिमाही में सिगरेट की बिक्री उन आंकड़ों से कहीं ज्यादा गिर गई जो सिगरेट की जगह ले रहा था, जबकि अल्ट्रिया ने अपनी ही सिगरेट लॉन्च की थी। सिगरेट बनाने वाली कंपनी अल्ट्रिया को जूली का बिजनेस बेहद आगे बढ़ता दिख रहा था और हर 3 महीने में यह 2 गुना हो रहा था। अल्ट्रिया ने इसे अपने पूरे व्यवसाय के लिए गंभीर खतरा माना, लेकिन जब जूली पर नकारात्मक मीडिया कवरेज और एफडीए की जांच के चलते दबाव बढ़ा तो कंपनी कमजोर स्थिति में थी। अगर हम इन्हें हरा नहीं सकते तो इन्हें खरीद लें। इसलिए दिसंबर 2018 में अल्ट्रिया के अधिकारियों ने जूली के अधिकारियों से मुलाकात की। 20 दिसंबर को यह आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया। जूल में 35% शेयर खरीदने के लिए 122.8 अरब का निवेश किया गया है, जो कंपनी को 38 अरब से ज्यादा का मूल्य देता है। जूल के संस्थापकों एडल और जेम्स रातों रात बिलियनियर बन गए, लेकिन जूल के सभी कर्मचारियों को वही बात परेशान कर रही थी कि अब वे दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं। कंपनी का एक बड़ा हिस्सा अब बड़ी तंबाकू कंपनियों के पास चला गया, वही उद्योग जिसे वे खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। एफडीए ने उन दस्तावेजों में एक खोज की जो जूल ने उनके लिए दिए थे। न केवल जूल ने जानबूझकर अपने शुरुआती मार्केटिंग कैंपेन में नॉन स्मोकर्स को टारगेट किया था, बल्कि वे स्मोकिंग पर वपिंग के फायदों के कई स्वास्थ्य दावों से ठोस सबूत भी नहीं जुटा पाए थे। कांग्रेस ने जेम्स से शपथ के तहत गवाही देने को कहा। You, sir, are an example to me of the worst of the Bay Area. You don't ask for permission, you ask for forgiveness. You're nothing but a marketer of a poison, and your target has been young people. फिर जैसे जैसे यह सब बिखरने लगा, सबसे खराब चीज हुई। A high school student collapsing after vaping and was rushed to the hospital. It took 2 days for my lungs to fail and I almost died. Number of deaths linked to vaping rising today. My chest felt like it was collapsing and tightening up and I couldn't breathe. जुलाई 2019 में अस्पताल। अमेरिका में कई किशोरों के अजीब तरह के लक्षणों के मामलों की रिपोर्ट आने लगी, जैसे गले में दर्द, छाती में दर्द, फेफड़ों को नुकसान, सांस लेने में परेशानी और फेफड़ों का गिरना। 6 से 8 किशोरों की दुखदाई मौत हुई और हर मरीज में एक चीज कॉमन थी, वे सभी हेवी वेपर थे।
जैसे जैसे ये खबर फैली, सोशल मीडिया पर लोग अपने ज्यूस को नष्ट करते हुए दिखने लगे। प्रदर्शनकारी उनके ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए और ज्यूस की बिक्री तुरंत गिर गई। अस्पताल में भर्ती होने के मामलों का असल कारण कुछ और था। ब्लैक मार्केट के कैनाबिस फेप्पेओनिल्स, जो कि विटामिन ई एसीटेट के साथ मिलाए गए थे, के कारण हुआ कि लोग जूल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आधिकारिक जूल पोर्ट्स का नहीं। फिर भी जूल पर सबकी नजर थी। रोग नियंत्रण केंद्र ने वेटिंग के खिलाफ बहुत सार्वजनिक रूप से मुकदमों की बौछार कर दी, धमकी देते हुए कि सभी फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स को बाजार से हटा देंगे। इवेंट में दोनों मूल संस्थापकों ने इस्तीफा दे दिया और सभी बड़े पदों पर तंबाकू के बड़े अधिकारियों ने कब्जा कर लिया। कि उनका उत्पाद सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और उनसे कहा कि वे जूल को बाजार से हटा दिया गया था। जूल ने हजारों मुकदमे निपटाए हैं और लगभग $3 अरब के जुर्माने दिए हैं। जूल की वैल्यू लगभग $450 मिलियन रह गई है, जबकि टीन वपिंग महामारी की चरम अवस्था 2019 में थी। नए ब्रांड्स ने इस नए पीढ़ी के धूम्रपान करने वालों पर खूब मेहनत की है और वे जूल की कई रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मजेदार फ्लेवर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और नई तकनीकों के जरिए। जूल के सीईओ ने भी खुलकर इसे स्वीकार किया है। टीनेजर्स में इस बारे में समझ में आने वाली निराशा है। एक यूजर ने कहा, मैं दुर्भाग्यवश जनरेशन जेड का हूं, जिसने कभी धूम्रपान नहीं करना चाहा, लेकिन हाई स्कूल में हर कोई वैप कर रहा था। मैं भी बहुत गुस्से में हूं, क्योंकि जब मैंने वैपिंग शुरू की तो मुझे बताया गया था कि यह बिल्कुल हानि रहित है और यह दरअसल बस पानी के भाप को इनहेल करने जैसा है। मेरी जनरेशन को बहुत बुरा हाल हुआ। हम एक बड़े स्तर पर धूम्रपान करने वालों के करीब आ गए थे। धुआं रहित पीढ़ी और झील जैसी कंपनियों के बड़े तंबाकू के साथ साझेदारी हमारे लिए इस चीज को बर्बाद कर रही है। एक तरफ जुवेल सच में सिगरेट पीने वालों को क्विट करने में मदद कर रहा था। वाइप्स में सिगरेट्स की तुलना में केवल एक छोटी सी मात्रा में हानिकारक तत्व होते थे और कई लोग थे जिन्होंने सिगरेट से जुवेल की तरफ रुख किया और उन्हें इससे बतौर फायदा हुआ, क्योंकि इसने उन्हें तंबाकू से दूर किया। लाखों लोग जिन्होंने पहले कभी धूम्रपान नहीं किया, वो सिर्फ जौ के चलते शुरू कर बैठे। अब लाखों खनिक ई सिगरेट के आदी हो गए हैं। उन्होंने युवा पीढ़ियों में धूम्रपान घटाने के लिए किए गए उपायों को बहुत हद तक नकार दिया। टेक कंपनियों के लिए जल्दी करो और तोड़ो एक मशहूर मंत्र है, लेकिन जब बात स्वास्थ्य की आती है तो जुवेल एक केस स्टडी है और ये दिखाता है कि आप कितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी का एक साफ संदेश है कि 1950 के दशक से बड़े तंबाकू कंपनियों ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की चाह रखी जो सिगरेट जितना ही नशा करने वाला हो, लेकिन इसके ग्राहक को न मारे। जब 2007 में जुवेल शुरू हुआ, असल में इन्होंने इन दोनों समस्याओं का हल ढूंढ लिया। इन्होंने सिगरेट से कम खतरनाक और ज्यादा नशेड़ियां वाला उत्पाद बनाया और एक और पीढ़ी को निकोटीन का आदी बना दिया। तो आखिरकार क्या जुवेल ने सिर्फ बड़े तंबाकू कंपनियों का गंदा काम किया? मुझे उम्मीद है कि आपको जुवेल की कहानी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन अगर आप एक और विवादास्पद बिजनेस कहानी चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। मैं आपको कुछ सेकंड में वहां मिलूंगा। खुश रहिए।